जो परिभाषा है उसको बहुत ही ब्रॉड रखा गया है 2013 के अधिनियम के अंडर। ये सिर्फ वो ऑफिस स्पेस नहीं है जहाँ पे लोग काम करते हैं, ये एक ड्वेलिंग हाउस भी हो सकता है। मतलब कि एक घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प भी काम करती है तो वह उसके लिए कार्यस्थल है। अगर उसको अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है उस घर में काम करते हुए, तो वो एक लोकल कमेटी में जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो घर में हम अज्यूम करते हैं 10 जने नहीं होंगे, तो वो एक लोकल कमेटी के पास जा सकती है। लोकल कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर आता है और वो वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है और वहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो सकती है। तो कार्यस्थल की परिभाषा में इनफैक्ट ये भी इंक्लूडेड है कि आप अपने घर से कार्यस्थल जा रहे हैं और बीच में आपको कोई आपत्तिजनक व्यवहार का सामना करना पड़े, या आपको कंपनी ने किसी प्रोजेक्ट से बाहर भेजा है और लेट्स से आप दिल्ली में काम करते हैं, आपको मुंबई भेजा गया है कंपनी के द्वारा, और मुंबई में आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़े, तो वह भी आपके कार्यस्थल की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगा। तो इसको लॉ ने बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी एम्बिट में आ सकें, ताकि महिलाएं कहीं पे भी असुरक्षित महसूस ना करें। जब भी वो अपने घर से बाहर स्टेप करती हैं काम के लिए, उनको वो असुरक्षा महसूस ना हो, उनको सेफ लगे कि हम जा रहे हैं, हम एक सुरक्षित वर्क स्पेस में जा रहे हैं जहाँ पे हम अपना कार्य अच्छे से शांति से कर सकते हैं और हमें इन चीज़ों का, हिंसा का या हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्योति जी, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा, मान लीजिए अगर घर में 10 से ज़्यादा सदस्य हैं और घर के किसी आप कह लीजिए कि घर में कोई काम करने वाली है, उसके साथ गलत हो जाता है, तब क्या वहाँ पर कोई इंटरनल कमेटी की ज़रूरत पड़ेगी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्ट में लिखा हुआ है इंटरनल कमेटी या आंतरिक समिति वहाँ बनेगी जिस स्पेस में 10 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। अब घर में क्योंकि कार्यरत नहीं होते लोग, घर में सिर्फ रह रहे होते हैं, कार्यरत नहीं होते, कोई एक ऑफिस स्पेस नहीं होती, तो वहाँ पे आंतरिक समिति का गठन नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे कानून ने ये प्रावधान बनाया है कि वहाँ पे एक लोकल कमेटी होगी जो कि डीएम ऑफिस में होगी, नियरेस्ट डीएम ऑफिस में कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, और महिला वहाँ पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। और लोकल कमेटी की भी फंक्शनिंग मोर और लेस जो अपनी आंतरिक समिति होती है उसके जैसे ही होगी। वहाँ पे उस शिकायत के बारे में इंक्वायरी होगी और उसको एड्रेस किया जाएगा। और मान लीजिए अगर महिला उस लोकल जो आप कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाती है उसकी या फिर इंटरनल कमेटी के डिसीजन से सहमत नहीं है, तब उस महिला के पास क्या प्रावधान महिला रह के जाता पास अपील का प्रावधान है। कुछ समय के अंदर महिला को अपील करनी होती है, हायर अथॉरिटी में वो चैलेंज कर सकती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जो आंतरिक कमेटी का गठन होता है, जो इंटरनल कमेटी का गठन होता है, उसकी जो चेयरपर्सन होती है वो भी एक सीनियर मोस्ट महिला जो इस ऑफिस में कार्यरत है वो होंगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जो जिनके अगेंस्ट मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ वो उस महिला से भी ऊपर वाली पोजीशन पे है, वो उस महिला से भी ज़्यादा सीनियर है, तो मुझे लगेगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे में लॉ द्वारा कहा गया है कि आप कहीं ना कहीं एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से या आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बात करके एक सीनियर फीमेल मेंबर को ही रखेंगे ताकि महिला को किसी भी तरह का प्रेजुडिस फेस ना करना पड़े। और मान लीजिए अपराधी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तो क्या इस केस में ये संभव है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाए अपराधी का किसी दूसरी कंपनी में? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब इंक्वायरी चल रही होती है और महिला को ये डर भी हो सकता है कि मैं अपना जॉब खो दूंगी, मैं अपने जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगी, इसलिए महिला में भी शिकायत ना करे, उस डर में रह जाए, तो इसमें कुछ रिलीफ है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। जब इंक्वायरी चल रही होती है तो महिला को छुट्टी मिल सकती है, महिला को उसकी इच्छा पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या वो सीनियर जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, वो मेल अधिकारी जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, उनको भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इन कानून में ध्यान रखा गया है कि महिला को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े जब ये इंक्वायरी चले और उसको असुरक्षित महसूस ना हो किसी भी तरह से। तो ये तो आपने बात करी सुरक्षा की दफ्तर में, मैं बात करता हूँ सुरक्षा की घर में। अगर घर में घरेलू हिंसा का एक महिला शिकार हो रही है तब वो कहाँ जाए? उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं का घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन अधिनियम 2005।
उस कानून के अंदर जो घरेलू हिंसा या हिंसा की डेफिनेशन है वो बहुत ही ब्रॉड रखी गई है। आमतौर पर माना जाता है हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा होगी कि महिला के साथ मारपीट की गई हो, सिर्फ वही हिंसा की डेफिनेशन में आई होगी। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि घर की चार दीवारी में भी महिलाओं को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं के साथ बहुत ऐसी हिंसा होती है कि वो मानसिक रूप से अपने आप को अपने आप को वीक महसूस करती है। उनको लगता है कि मैं बाहर की दुनिया को कैसे फेस करूँगी। तो घरेलू हिंसा की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड रखा गया है। इसमें मेंटल टॉर्चर, मानसिक हिंसा भी रखी गई है, मौखिक रूप से की गई हिंसा। अगर महिला को कोई बार बार टॉन्ट करे या उल्टा सीधा बोले जिससे महिला की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, वो भी घरेलू हिंसा के अंडर आता है। और इसमें जो रिलीफ है, जो महिलाओं को जो ऑर्डर्स मिल सकते हैं कोर्ट के द्वारा, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो जो हम जानते हैं मेंटेनेंस का ऑर्डर यानी खर्चा भत्ता। अगर महिला को ऐसा है कि महिला कहीं पे भी कार्यरत नहीं है और महिला का खर्चा, वो पति की जिम्मेदारी है कि वो महिला के लिए पर मंथ खर्चा देगा और वो खर्चा कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अगर महिला बच्चे के साथ है और उसको उन परिस्थितियों के कारण घर छोड़ना पड़ा कि उसके लिए रहने की जगह नहीं है, तो उस केस में कोर्ट महिला का और बच्चे का दोनों का खर्चा फिक्स करेगी। ऐसा करेगी कि जो महिला का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उस घर में, वही का वही मेंटेन रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कह रहे हैं शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वही की वही मेंटेन रहे। महिला को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि महिला की इमोशनल स्टेट भी ठीक नहीं रहेगी, राइट। और इसके साथ साथ ही हमारे कानून में दिया हुआ है रेजिडेंस ऑर्डर। होता है कई बार ये देखा गया कि महिला को घर से निकाल दिया गया, कोई झड़प हुई, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, महिला को घर से निकाल दिया गया, उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो उसमें एक रेजिडेंस ऑर्डर का भी प्रावधान है सेक्शन 19 के अंडर, जिसमें महिला को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दी जा सकती है, उसी घर में एक स्पेस दी जा सकती है। नहीं तो महिला को वो हस्बैंड रेंट के लिए जो अमाउंट होगा वो कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा और वो रेजिडेंस ऑर्डर के अंदर महिला को वो अमाउंट मिल सकता है। कस्टडी ऑर्डर कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, बच्चे की अगर कस्टडी महिला चाहे तो कुछ पीरियड के लिए इसका प्रावधान है अंडर सेक्शन 21 इस अधिनियम के अंडर। प्रोटेक्शन ऑर्डर है, अगर ऐसा हो रहा है कि महिला को उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, उनसे वो कोई बातचीत नहीं रखना चाहती, संबंध नहीं रखना चाहती, उसको कहीं ना कहीं हैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है, तो उसके अंडर एक प्रोटेक्शन ऑर्डर का भी प्रावधान है, जिसमें महिला को ये प्रोटेक्शन ऑर्डर प्राप्त हो सकता है कोर्ट से कि उसको कोई भी उसकी इन-लॉज की फैमिली में परेशान नहीं करे महिला। जी, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो एक महिला को कोर्ट से मिल सकता है। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक जज के तौर पर नियुक्त हैं और मैंने पहले भी कहा, आप लॉज के एग्जीक्यूशन को बहुत नज़दीक से देखती हैं। क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है जहाँ महिला ने बहुत संघर्ष करा और संघर्ष के बाद उसे अंततः न्याय मिल गया हो? हाँ जी, ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं। मैंने एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ महिला कोर्ट काम करा है दिल्ली में, और वहाँ पे कई ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ पे आमतौर पर महिलाओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं एक बहुत ही सिंपल सा केस जो ख़त्म हुआ था उसके बारे में बात करना चाहूँगी। वो था स्टॉकिंग का केस। महिलाओं को कई बार ऐसा होता है कि स्टॉकिंग फेस करने पड़ती है, लोग उनका पीछा करते हैं, महिला अपना डिसइंटरेस्ट दिखा देती है कि मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मेरा पीछा मत ना करें। फिर भी उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का स्टॉकिंग का सामना करना पड़ता है। हमारे कानून में अंडर सेक्शन 354D IPC भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 354D में दिया गया है स्टॉकिंग। अगर महिला ने बोला है मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा। तो ये लेडी थी, ये एक NGO में काम करती थी। इनको एक आदमी फॉलो करता था, अपनी वर्क प्लेस पे फॉलो करता था। ये मेट्रो में जाती थी, मेट्रो में वो आदमी फॉलो करता था। इन्होंने कई बार कोशिश की कि अपना रूट चेंज कर ले मेट्रो में, वो उसके बाद भी वह व्यक्ति उनको फॉलो करता था कंटिन्यूसली, यहाँ तक कि वो उनके घर तक पहुँच गया। महिला ने अपने परिवार वालों से बात करी तो उनके परिवार वालों ने कहा पुलिस या कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, ये हम अपनी तरीके से निपटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि 1.5 साल तक वो आदमी उस महिला का पीछा करता रहा, और जब 1.5 साल के बाद महिला ने थक हार के FIR रजिस्टर कराई, और जैसे ही उसने FIR रजिस्टर कराई, कहीं उस आदमी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया।
अगर महिला ये स्टेप पहले ही ले लेती तो 1.5 साल तक जो उसने फेस करा हैरेसमेंट और जो इमोशनल ट्रॉमा महिला को मिला वो उसको फेस नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों और उनको उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके एग्जीक्यूशन के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जो संस्थान बने गए हैं, जो पुलिस बनी है, जो कोर्ट कचहरी न्यायालय बने गए हैं, वहाँ तक पहुँचें। क्योंकि महिलाओं के लिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऐसी सुविधाएं भी बना दी गई है कि उनको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ये एक्ट संविधान के आर्टिकल 39A में आया है। इसमें कहा गया है हर कोई महिला फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए एलिजिबल है। दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हर स्टेटस। हो सकता है महिला बहुत कमाती हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर महिला को आर्थिक रूप से संभ्रांत होने पर भी महिला को कहीं ना कहीं हिंसा फेस करनी पड़ सकती है। तो हर महिला मुफ्त कानूनी सहायता के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो महिला को सरकार द्वारा वकील प्रोवाइड किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट वकील प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अगर उसको कोई भी कानूनी दिक्कतें आ रही हैं, महिला को वो कानूनी दिक्कतों में हेल्प होगी। आपने बताया कि महिला अगर 1.5 साल पहले कचहरी आ जाती तो समस्या का समाधान तभी हो सकता था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कानून भी महिलाओं के पक्ष में है, सारी व्यवस्थाएं महिलाओं के पक्ष में है, क्यों इतना लंबा समय लग जाता है महिलाओं को कचहरी तक जाते हुए, महिलाओं को पुलिस के पास तक जाते हुए? इसके कई कारण हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसका सबसे पहला कारण अगर हमें देखें, हमारे इंस्टीट्यूशन से डर। हमें लगता है पुलिस के पास, न्यायालय के पास हम इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ें। हम जब मामला आपस में सुलझा सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये बिठा दिया जाता है। जबकि हमें ये समझना चाहिए, ये जो सारे इंस्टीट्यूशन बने हैं, ये जो सारे संस्थान बने हैं, पुलिस है, न्यायालय हैं, ये हमारे लिए बने हैं, हमारे वेलफेयर के लिए बने हैं। अगर महिला का इंटेरोगेशन, महिला से कोई पूछताछ भी होनी है तो वो पुलिस ऑफिशियल महिला के घर आएगा उससे पूछताछ करने के लिए। तो हमें इन चीज़ों की दूसरा कारण जो है, मैं जिसके ऊपर आ रही हूँ, वो है हमारी जागरूकता कम है। हमें नहीं पता कि हमें अपने अधिकारों का अधिकार प्राप्त कहाँ से करने, हमें किस अथॉरिटी के पास जाना है, हमें ये नहीं पता। तो इस चीज़ को सरकार ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, तो हर कोर्ट में एक फ्रंट डेस्क होती है जहाँ पे महिला जा सकती है, अपनी समस्या बता सकती है, उसको सरकार द्वारा फ्री वकील दिया जा सकता है, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बातचीत से सॉल्व हो जाती है, एक मीडिएशन हो जाए कि पार्टीज लेट से घरेलू हिंसा का मामला, काउंसलिंग से बहुत से काउंसलिंग से, जैसे आप सही कह रहे हैं, काउंसलिंग से बहुत चीज़ों का समाधान हो सकता है। अगर महिला और उसके पति के बीच में झगड़ा है, बच्चे को लेकर कुछ झगड़ा है, तो माना जाता है कि ये चीज़ें बातचीत से सॉल्व हो सकती हैं। तो कोर्ट द्वारा ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं जहाँ पे बातचीत का मौका मिले, एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट रहे और वो लोग आपस में फ्रीली बात कर सकें और एक समाधान पे पहुँच सकें। तो ये कोर्ट द्वारा ही इनेबल्ड सिस्टम्स हैं। महिला को बस ये करना है कि कोर्ट आए और अपनी समस्याएं किसी को बताएं। जब तक आप समस्याएं बताएंगे नहीं, उनका सल्यूशन कैसे मिलेगा, उनका समाधान कैसे होगा। अब किसी को ऐसा लगे कि वो न्यायालय जाने में भी सक्षम नहीं है, वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहती कोई महिला, उनके लिए भी एक समाधान है और ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 1500 एक हेल्पलाइन नंबर है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एंड दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, क्योंकि मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। 1516 एक नंबर है, आप उन नंबर्स पे डायल करें, आपको एक वकील मिलेगा उन नंबर्स पे जो आपका कॉल उठाएंगे, वो आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके अगर कुछ कागज़ वगैरह चाहिए आपकी कानूनी समस्या में, वो कागज़ लेंगे, आपको वकील देंगे, आपको सरकार द्वारा वकील मिलेगा और आप अपने अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं के लिए बहुत सी हेल्पलाइन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक ऐसी हेल्पलाइन को चलाता है जो 24 घंटे सातों दिन महिलाओं के लिए तत्पर है, और वो हेल्पलाइन मैं आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। वो हेल्पलाइन है 7827170170, और आप यकीन मानेगा कि इसके माध्यम से हमें 24 घंटे महिलाओं की कॉल आती है और उनकी समस्याएं
वास्तव में वो समस्याएं होती हैं जिनका समाधान उसी समय बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि महिलाओं के लिए सीआरपीसी में कुछ स्पेशल प्रावधान है, जैसे कि शाम को उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें जो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, ये वास्तविकता में कितनी सच है? जी शिवम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हेल्पलाइन नंबर्स पे चौबीसों घंटे हमें कॉल्स आती हैं जी। और कहीं ना कहीं महिलाओं की हेल्प होती है, इससे महिलाओं को काफ़ी मदद मिल रही है। अब जैसा कि आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के बारे में बताया, इसमें भी महिलाओं को कई अधिकार हैं। एक, जैसा कि आपने बताया, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, मतलब आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। किसी भी सूरत में। उसमें दिया हुआ है अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आर देयर। और ये कौन तय करेगा ज्योति जी? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी ऐसा है कि बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, लेट्स से एक मर्डर हुआ है या बहुत ही सीरियस क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, जिसमें उस महिला की अरेस्ट बनती है, गिरफ्तारी बनती है, तो उसमें आपको एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक न्यायिक अधिकारी के पास पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी कि महिला को हम सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले अरेस्ट कर सकें, तभी महिला को अरेस्ट किया जा सकता है। महिला को गिरफ्तार कोई पुरुष पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, एक फीमेल पुलिस अधिकारी का होना महिला की अरेस्ट के वक्त होना ज़रूरी है। और महिलाओं को अगर अरेस्ट किया गया, 24 घंटे, जिसको भी अरेस्ट किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि ये जो अपने कंसर्न्स होते हैं ये एले हो जाएं कि महिला को कुछ हिंसा का सामना करना पड़ा है। जी, तो जब हम बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नए कानूनों में भी इसी तरह के प्रावधान दिए गए हैं? नए कानूनों में ये कि प्रावधान तो हैं ही, उन प्रावधानों को और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है और स्ट्रेंथन कर दिया गया है। नए कानूनों की अगर मैं बात करूं, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सबसे पहले जो ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन दिया गया है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि महिलाओं के अगेंस्ट अपराध को सरकार कितना सीरियसली ले रही है। और पहले ये होता था कि ये ऑफेंसेस, ये जो क्राइम्स थे, ये सिर्फ मैजिस्ट्रेट लेवल पे